नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है। और गौरव सर आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं और थैंक यू सो मच गौरव सर, फिर से आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम डेफिनेटली सुशांत के टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, लेकिन और भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण और भी जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सर मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। अभी हाल ही में जो एक इंसिडेंट हुआ है, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बारे में अरेस्ट भी किया गया है अश्वनी उपाध्याय को। उसके बारे में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, प्लीज आप वो हमें बताइए सर। संदीप जी, ये बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है बहुत से लोगों के लिए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लॉजिक उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा समझाने की। पहली चीज तो ये बॉटम लाइन आप लोग लिख के रख लीजिए कि अश्विनी उपाध्याय मेरे बड़े भाई समान हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी। सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं। और भाजपा में है नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि ना मैं भाजपा का सदस्य हूँ ना आईटी सेल का हूँ। मुझे उससे राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन अश्विनी भाई बहुत विद्वान लॉयर हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि पिछले शायद 1 महीने से इसकी पब्लिसिटी चल रही थी 8 अगस्त की। और बहुत से बड़े बड़े आदरणीय लोगों के जो चैनल हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, उन्होंने भी इसकी पब्लिसिटी करी थी, लोगों से जुड़ने के लिए बोला था। ये अलग बात है कि कुछ बड़े लोग, आदरणीय लोग नहीं जुड़े किसी कारणवश। लेकिन सवाल तथ्यों पे हम बात करते हैं, हम इमोशनल बात नहीं करते। दिल्ली एक सेंसिटिव लोकेशन है आज की डेट में, चाहे वो किसान आंदोलन की वजह से हो या और कोई कारणवश हो। और इतना मैं बता सकता हूँ, और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि 15 अगस्त आ रही है तो दिल्ली हमेशा हाई सिक्योरिटी, हाई सेंसिटिव जोन में जाती है। रेड अलर्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है, पर वो अनडिक्लेयर्ड रेड अलर्ट जैसा होता है। उस वक्त अगर आप कोई भी प्रदर्शन करते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी धरना करते हैं या कोई भी सम्मेलन करते हैं, उसकी पुलिस परमिशन जरूरी है। तो क्या हमारे भाई, बड़े भाई, जब उन्होंने ये प्लान करा अगस्त 8 का, आप और मैं करें तो समझ में आता है कि आपको कानून नहीं पता, मुझे भी कानून नहीं पता, हम लोग कानून के लोग नहीं हैं। लेकिन अश्विनी भाई जब करते हैं और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या उन्हें नहीं पता था पुलिस परमिशन की जरूरत पड़ेगी? और पुलिस परमिशन कहाँ है? संदीप, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आप अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके सारे मित्र आते हैं, ठीक है? एक सिविलाइज पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर सारे मित्र आपके आके उधम काटना लगे, शोर करने लगे आपके घर में, और आपके पड़ोसी पुलिस में कंप्लेंट करें, तो पुलिस आपके यहाँ जो आए हुए मेहमान हैं उनको पकड़ेगी या आपको पकड़ेगी? मुझे। तो आपने जब प्रोटेस्ट, ये जो भी आपने गोष्ठी करने की कोशिश करी, तो जिम्मेदारी तो आपकी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, उसे मैं मानता हूं, उसे कुछ लोगों ने हाईजैक करा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और किसने करा वो भी हम जानते हैं। लेकिन यू एज एन ऑर्गेनाइजर, आर यू नॉट रिस्पॉन्सिबल? कैन यू वॉश ऑफ योर हैंड्स? और जो और लोगों ने इसको प्रमोट करा, जो कि वो सब भी संविधान के ज्ञाता हैं, उनमें से कुछ लोग संविधान को आपसे और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश के बहुमूल, अपने जीवन के बहुमूल 30-40 साल
प्रशासनिक सेवा में दिए हैं, तो क्या, और जब आपकी पॉपुलैरिटी, जब आपकी कवरेज बड़ी होती है, क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप तथ्यों की जानकारी लें, उसके बाद कोई चीज प्रमोट करें? तो व्यक्तिगत तौर पे अश्विनी भाई के साथ मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे अश्विनी भाई गलत हैं। अभी मेरी किसी मित्र से चैट हो रही थी जो अश्विनी भाई को अपना बड़ा भाई मानते हैं मेरी तरह। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं, ये वो। मैंने फिर उनको लॉजिक दिया, मैंने उन्हें तथ्य दिया। मैंने कहा मैं अश्विनी भाई के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं, और मुझे नहीं बुलाया जाता है, मुझे नहीं बताया जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, आपसी मतभेद हैं हमारे और रहने भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं है, मतभेद है। लेकिन गलत को मैं सही तो नहीं कह सकता ना, मेरी भी तो एक जिम्मेदारी। मैं मानता हूं मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मेरे एक मामूली सा टेलीग्राम चैनल चलता है, मेरा 30-35 हजार लोग उसमें जुड़े हुए हैं, ज्यादा दुनिया उसे पढ़ती भी नहीं है, मतलब ट्विटर ने तो उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी मेरे चैनल पे है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो बात मैं बोलूं वो सही हो, तथ्यों पे बेस्ड हो। किसी को जबरदस्ती डिफेम नहीं करना है, किसी को जबरदस्ती प्रेज नहीं करना है। एटलीस्ट यही क्रेडिबिलिटी है, और इसीलिए पिछले 7 सालों से चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मेरी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी तथ्यों के अगेंस्ट नहीं बोलेगा। तो ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण संदीप भाई, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो प्लीज। अश्विनी भाई के मुद्दे क्या थे? आप उनके मुद्दों को ले लीजिए। उन्होंने बात करी सामान्य शिक्षा की, जिन मुद्दों पे वो जंतर मंतर गए। भारत देश में 30 स्टेट हैं, हर स्टेट का अपना एजुकेशन बोर्ड है 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए। हर स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है। एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। मुझसे ज्यादा ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और जो कानूनी रूप से जानकार लोग हैं वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या ये मांग जायज है? आपको समान शिक्षा का करना चाहिए, या पहले आप ये बताइए कि शिक्षा को आप स्टेट से लेके सेंट्रल में पूरी तरह से दे दें, उसके बाद ही तो समान शिक्षा की बात आएगी। और जब आपके स्टेट बोर्ड, आपका प्राइमरी एजुकेशन, आपकी मिडिल एजुकेशन स्टेट के कार्य क्षेत्र में आती है, तो क्या सेंट्रल उस पर लॉ बना सकता है कि आप किसको हायर कीजिए, किसको मत कीजिए? स्टेट के अंडर में कैसे कर देगा? अगर स्टेट सरकार, जो भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर वो त्रुटिकरण के हिसाब से काम करती है, अपीजमेंट से करती है, तो वो किसी जाति विशेष को अपीज करेगी, किसी मजहब विशेष को अपीज करेगी, उसका आप प्रोटेस्ट करो। लेकिन बहुत से स्टेट हैं जो मेरिट पे टीचर्स लेते हैं, तो समान शिक्षा कहां से आई? दूसरी उनकी थी समान चिकित्सा, हेल्थ वैसे भी कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कोविड में ये बात तो सबने समझ ली ना कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर डायरेक्शन दे सकता है, इमरजेंसी में पावर अपने ऊपर ले सकता है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट में हमेशा इमरजेंसी में पावर सेंटर लेता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो समान शिक्षा चिकित्सा का यहां क्या मतलब हुआ? ऐसे ही उन्होंने बोला है समान कर, समान दंड, समान श्रम, ये सारे स्टेट डिफाइंड है। तो अब मान लीजिए कोई स्टेट बहुत ज्यादा ट्राइबल डोमिनेटेड है,
तो उस पे केंद्र सरकार तो कानून नहीं बना सकती ट्राइबल के लिए, स्टेट बना सकती है अपनी ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। Yep. तो इसमें समान कानून की बात कहां से आ गई? फिर आप ले लीजिए समान पुलिस, कैसे हो सकती है समान पुलिस? पुलिस रिफॉर्म सरकार ने भी बोला है ऑलरेडी ड्यू है और सही समय पे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, मुझे बताया गया है, इतनी मेरी जानकारी है, इतनी मेरी मैं पावर शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इतने मेरा उठना बैठना है कि जहां मुझे पता है कि पुलिस रिफॉर्म ड्यूज है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं यहां पर? फिर आप बात करते हैं समान न्याय की। आप खुद एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, आप समान न्याय की बात कर रहे हैं। भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, सबका महत्व तो अलग है, सबके कार्य अलग हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है वो ट्रायल देखता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी ट्रायल नहीं देखता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ट्रायल होता है उसी बेसिस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अनलेस इट इज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो समान नागरिकता का क्या, समान न्याय का मतलब क्या हुआ यहां पर? और जो आईपीसी सीआरपीसी है वो तो स्टैंडर्ड है भाई। अगर मैं किसी का मर्डर करूंगा तो मेरे लिए भी वही कानून लागू है जो संदीप आपके लिए होगा। Yep. तो उसमें डिफरेंस कहां है? सीआरपीसी आईपीसी में कहां डिफरेंस है? तो यहां पर न्याय क्या क्या हुआ? नागरिक, जहां तक नागरिक, समान नागरिक, तो यूसीसी ड्यू है। राजनाथ सिंह ने कई बार बोला है कि यूसीसी सरकार की वचनबद्धता है, मैंने भी इस पे कई बार लिखा है। तो फिर ये यूसीसी का उधम क्यों काटा जा रहा है? सरकार अपने हिसाब से काम करेगी या मेरे और आपके कहने से काम करेगी? फिर बात आती है धर्म स्थल। अगर एक मंदिर ऐसी जगह है जहां पर डोमिनेशन क्रिश्चियंस का है तो उसको प्रोटेक्शन के तरीके अलग हैं, और जहां मंदिर ऐसी जगह है जहां डोमिनेशन हिंदू है तो वहां प्रोटेक्शन के तरीके अलग हैं। तो आप एक पेंट ब्रश से तो सबको पेंट कर नहीं सकते। फिर आपने बात करी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की। सबसे बकवास आइडिया अगर कोई है तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, क्योंकि आप किसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं? अपने लोग। आप अपने लोग, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो आपको चाहिए। मुसलमान तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मांगता है ना, वो तो नहीं कहता है मुझे रिजर्वेशन दो। वो तो कारपेंटर, मैकेनिक इत्यादि इत्यादि, जो मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था वाटरमेलन एनालॉजी, और मैंने बताया था दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में विश्वास करते हैं। तो अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते हैं तो आप किसकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं? और अगर किसी के तीसरा बच्चा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे को छीन लेंगे, बच्चे को मार देंगे, क्या करेंगे आप? और कानून में आप कभी भी ये नहीं लिख सकते, कोई भी कानून हो, कि ये मुस्लिम के लिए या हिंदू के लिए। क्या आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में ये लिख सकते हैं कि हम केवल मुस्लिम को कंट्रोल करने के लिए पीसीबी ला रहे हैं? नहीं लिख सकते। लव जिहाद के कानून में भी, जो उत्तर प्रदेश में है और राज्यों में करने की कोशिश, उसमें भी ये लिखा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। अगर मैं हिंदू बन के एक मुसलमान लड़की को मुसलमान बन के एक मुसलमान लड़की को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूं तो मैं दोषी हूं। और उसी तरह से अगर मैं मुसलमान हूं और हिंदू बन के एक हिंदू बच्ची को अपनी तरफ करना चाह रहा हूं, उससे संबंध स्थापित करना चाह रहा हूं, तो वो भी कानून में गलत है। तो कानून कभी धर्म स्पेसिफिक नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आप मेरे को ये बात बताइए, ये 8 अगस्त का प्रोटेस्ट क्या था? क्या अपनी राजनीति चमकाने का मौका था,
या सरकार को प्रेशर में लाने का मौका था। मैंने आपको जो भी उन्होंने भाई ने, हमारे अश्विनी भाई ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, मैं उन सब मुद्दों पे बता रहा हूं आपको। और मेरी बात पे विश्वास नहीं करो, आप लोग अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करो और फिर देखो कि गलत क्या है, सही क्या है। हम इमोशन से लोगों को उत्तेजना तो दे सकते हैं, लेकिन उस उत्तेजना का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोवोकेशन डजंट वर्क। सोशल मीडिया फ्री है, प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, मुकेश भाई ने डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि सब आ गए हैं, जिसका जो मन आता है लिख के चल दो। तो भाई, भारत संविधान से चलने वाला देश है, रूल एंड रेगुलेशन, लॉ फॉलो करती है। दिल्ली पुलिस लॉ फॉलो कर रही है। 15 अगस्त आपके सिर पे पड़ा हुआ है, हर साल की तरह सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है और होनी भी चाहिए। भारत का कैपिटल है, आप उसमें जाके बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहे हो तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी और क्या करेगी? मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर इसी पे बात पे? हाँ, बिल्कुल खुल के पूछिए। तो एज यू सेड कि अश्विनी जी वो आप बिल्कुल बड़े भाई की तरह या दोस्त की तरह जो भी मानते हैं, तो मुझे ये चीजें ऐसी क्यों लग रही हैं? क्योंकि वो एक्स बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसे कुछ लोग ही वही ये चीजें जो है, मतलब अब यूपी इलेक्शन भी होने वाला है, उन चीजों के लिए भी ये सरदर्द बन सकती हैं? क्योंकि एक तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये चीजें तो कहीं पे इनका कोई बेस ही नहीं बन रहा है। देखो, तो सरदर्द तो है संदीप, सरदर्द तो बन गए। आपने उतावलेपन में कुछ काम करा जिसका कोई बेसिस नहीं है, ठीक है? आपके मित्रों ने बढ़ चढ़ के इसका प्रमोशन करा, आप लाइव विजिबिलिटी में आ गए, सोशल मीडिया की विजिबिलिटी में आ गए। वहां कुछ उतावले लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज लीगल आपकी ही होगी, क्योंकि करता धरता आप थे। लेकिन ये सारे जो उतावलेपनों ने शोर मचाया वहां पर, आपने पकी पकाई चीज कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में पकड़ा दी। अब वो आपको लपेटेंगे। यस। अगर कानून रिलेटेड प्रोटेस्ट था तो वहां पर आपको धार्मिक शोर मचाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली। तो ये तो उल्टा पड़ जाएगा सर। अगर आप संदीप अपने घर में दोस्तों को बुलाएंगे और अगर आपके दोस्त उजट होंगे, उधम करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होगी ना मेरे भाई। बिल्कुल। मैं आपके घर में आके उछल कूद मचाता हूं, शोर मचाता हूं, तो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा। एब्सोल्युटली। तो गलती मानिए आप। बिल्कुल, और ये बिल्कुल अलग एंगल में इसलिए भी जा रहा है क्योंकि जो लोग, मैं हमें भी ऐसे कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन एक तरीके से ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो सिर्फ हिंदू ये कह रहे हैं ये नहीं देखेंगे, वो जो विपक्ष है वो ऐसे पेश करेगा कि बीजेपी देखो इनके खिलाफ है। और आई थिंक बीजेपी नहीं, वो सीधे मोदी और अमित शाह पे आते हैं। एग्जैक्टली, मोदी पे। हाँ, तो क्या ये जानबूझ के किया था फिर जिसने ऑर्गेनाइज किया? व्हाट डू यू थिंक? मैं इसमें देखो, मैं भाजपा का सदस्य तो हूं नहीं, ठीक है? मेरा ध्येय, मेरा जीवन समर्पित है मेरे राष्ट्र को और सनातन को। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रोवोकेशन मैं अच्छा नहीं मानता। आपका नेतृत्व एक अच्छा काम कर रहा है, चुपचाप काम कर रहा है, तो उसको काम करने दीजिए। उसके लिए आप प्रोटेस्ट करें, प्रदर्शन करें, सेमिनार करें, या जो भी सम्मेलन करें, जैसे सम्मेलन हुआ आपका जंतर मंतर पे, उसको मैं उचित नहीं मानता। क्योंकि अगर मैं, मान लीजिए मैं नेतृत्व कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए प्रॉब्लम ही तो क्रिएट कर रहे हो ना।
ठीक है, भाजपा उन्हें क्या करती है, छोड़ती है, केस करती है इत्यादि, वार्निंग देके छोड़ती है, वो उनका आपस का मैटर है, उसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो भाजपा परिवार का इशू है। क्योंकि अश्विनी भाई भाजपा परिवार से हैं, या उनको समझाया जाएगा या जो भी करा जाएगा वो परिवार का इशू है। लेकिन अगर हम केवल तथ्यों पे जाते हैं तो तथ्य तो उनके अगेंस्ट है ना। And a very good example on the screen. That's what people going to think. एग्जैक्टली आप देख लो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, सारा लेफ्ट कबाल और जितना आपका कांग्रेस का है वो सब खड़ा हो गया इस पे शोर मचाने। आप देखिए टीवी में डिबेट आ रही है, आप देखिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं, वो सब कोई उस पे अश्विनी भाई के कानूनों पे बात नहीं कर रहा है, वो इस पे हिंदू मुस्लिम पे बात आ गई। और मैंने कई बार इस चीज को समझाया है, आप नफरत मत करो। देखो मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता, लेकिन मैं प्यार भी नहीं करता। मैं सनातनी हूं, डिवोटेड सनातनी हूं, और मेरे काम करने का तरीका बहुत अलग है जो मैं 108 के माध्यम से करता हूं। चुपचाप करता हूं, मुझे किसी को अपशब्द कहने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, किसी के ग्रंथों का मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई हमेशा तलवारबाजी से नहीं जीती जाती है। हाइपर हो गया। तो आप मेरे को ये बताओ, अब भाजपा क्या करेगी मुझे उससे मतलब नहीं है, जो चाहे वो करे, लेकिन एज ए सिटीजन क्या ये सही था? सवाल आप लोगों से, आपके दर्शकों से, क्या एज ए सिटीजन ये सही स्टेप था? आप 25 अगस्त को कर लेते, आप 30 अगस्त को कर लेते, 15 अगस्त निकलने के बाद कर लेते, पुलिस भी आपको परमिशन दे देती, हाई सेंसिटिव जोन नहीं होता। आप बोलेंगे फार्मर तो कर रहे हैं, लेकिन फार्मर को भी बसों में बंद करके लाया गया था और एक एरिया के बाहर नहीं निकलने दिया गया था। आप तो सब खुले छूट थी। यहां रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, ये क्या बकवास है? 25 करोड़ लोगों, ठीक है, भगवान श्री राम हमारे सबके ध्येय हैं। भारत का हर नागरिक का इतिहास 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी पीछे भगवान श्री राम से जुड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि आप नफरत फैलाइए। आपकी नफरत फैलाने से आपके इमोशंस में समझ सकता हूं, लेकिन यही चीज तो दूसरे इंतजार कर रहे हैं कि आप ये करो और कब हम इंडिया को ठोकना शुरू करें। सारा इंटरनेशनल मीडिया, सारा इंटरनेशनल लॉबी, सारा कबाल, आपका पाकिस्तान, आपके यूएस में लिबरल, यूके में लिबरल, सारे तैयार बैठे हैं कि आप गलती करो और हम आपको ठोकें। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले राम राम के नारों से स्टार्ट हुआ। चलो ठीक है, जो भी मांग थी, वैसे तो वो चीजें जो है वो लॉजिकल थी नहीं, जो भी उसमें वो बोली जा रही थी, एक बहुत सोच समझ के ऐसी चीजें तैयार करनी चाहिए थी। दूसरी चीज, चलो वहां पे पहुंच गए, राम राम के नारे लगाना, इट्स ओके। उसके बाद जो ये चीजें शुरू हुई हैं, ऐसे टाइम पे ही ऐसे शरारती तत्व भी घुसते हैं उस पे। चलो वी नॉट गोना ब्लेम कि हाँ चलो उन्होंने किया, और आपने एग्जांपल भी दे दिया, पड़ोसियों ने, आपके गेस्टों ने आके वहां पे कर दिया। वो घुस के अंदर जो पत्थरबाजियां भी जो होती है ऐसे मामलों में, वो भी तो ऐसे ही होती हैं। वहां पे आके एक ने स्टार्ट किया, लेकिन माहौल उस टाइम पे ऐसा गर्म होता है, और फिर जब राम राम की बात हो रही है और फिर इतने जोश में आके ये सारी चीजें हो जाने लगती है, इट्स अ वेरी बिग ब्लो। नॉट बिकॉज ऑफ 15 अगस्त की, हाँ उसके बाद तो होना चाहिए था, लेकिन ये अपने आप में सरकार में हमारे जो यहाँ बैठे हैं जो मोदी को सपोर्ट करते हैं वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं वही तो आपको कह रहा हूं ना, ऐसा जो गैदरिंग होती है, इसमें इमोशंस बहुत हाई चलते हैं, और जब इमोशंस हाई चलते हैं तो हम सही गलत भूल जाते हैं। और जो हमारे युवा मित्र हैं
वो दिल से ज्यादा काम लेते हैं, दिमाग मैं उनको गलत नहीं कह रहा, उनको शायद समय लगेगा ग्राउंड होने में, ग्राउंडेड होने में, चीजों को समझने में, बड़ों की बातें सुनने में, समझने में। लेकिन इस तरह का जो भी सम्मेलन है या जो भी आप करना चाहते हैं, जब आप, जैसे आपने मान लीजिए कानून लिए, चलिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा गलत क्या है सही क्या है, मैं कह रहा हूं आपने लिए, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बात करने के लिए जंतर मंतर मंच नहीं होता है। आप एक क्लोज डोर सेमिनार कीजिए, आप 300-400 लोगों को इनवाइट कीजिए ऑडिटोरियम में, वहां पर आप विचार रखिए, वहां 4 वक्ता हो, 6 वक्ता हो, वो वक्ता अपनी अपनी बात रखें। और देखिए, मोदी जी ने हमेशा कहा है कि यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज मी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि गौरव प्रधान मोदी का भक्त है, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, उसका कारण है, और उसका कारण ये है कि क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन ये होती है कि आप जब क्रिटिसाइज करें तो आप तथ्यों के आधार पर क्रिटिसाइज करें, और क्रिटिसिज्म के अंत में आप अपना सॉल्यूशन भी दीजिए। मैं मानता हूं सरकार सब कुछ नहीं है, सर्वज्ञानी सरकार नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मैं उसके बाद ये लंबी चौड़ी ईमेल बना के पीएमओ में भेज देता हूं, क्योंकि कोई भी क्रिटिसाइज अगर करता है, मान लीजिए संदीप, मैं आपको कहता हूं यार बिल्कुल बकवास लग रहे हो, एकदम नहा के नहीं आए हो क्या, लेकिन अगर मैं आपको कहूं संदीप दाढ़ी ट्रिम कर लोगे तो ज्यादा अच्छे लगोगे, मेरा क्रिटिसिज्म के साथ सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने यूट्यूबर हैं, ट्विटर वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, इनको ये लगता है कि सुबह उठो क्रिटिसाइज कर दो मोदी को, स्टार्ट हो जाओ बस। आप तथ्य भी तो समझो, आप फैक्ट भी तो समझो। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, किसी बड़े से पूछो, किसी ऐसे इंसान से पूछो जो ठंडे दिमाग का हो, वो चीज सोचता हो। क्रिटिसिज्म समाज में हेल्दी प्रोसेस है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, डेमोक्रेसी इज गुड, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि इनडिसिप्लिन हो, डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो आप क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन आपके पास सोल्यूशन क्या है? केवल क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो, सोल्यूशन भी तो दो। राइट। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे, मतलब मैं तो उन्हें मित्र मानता हूं, वो शायद मुझे नहीं जानते हैं, एक बार मिला हूं कुछ 1-2 मिनट के लिए उनके साथ। गौरव आर्या हैं एक, मेजर गौरव गौरव आर्या। आर्या ने एक बार मैं देख रहा था, उन्होंने कहीं बोला था कि राष्ट्र की सीमाएं, झंडा, फौज और हमारा संविधान, इस पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं। मोदी पे करो, राजनीति पे करो, खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 4 चीजों पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, और करोगे तो हम सिर फोड़ देंगे तुम्हारा। मैंने भी उन्हीं से सीखा ये चीज, श्रेय देता हूं उनको। गौरव नाम से सारे लोग अच्छे ही होते हैं जनरली। बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जो लोग ये पूछते हैं कि भारत राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर देते, हिंदू ही सब कुछ क्यों नहीं कर देते, वही जब चीजें करने की कोशिश करते हैं ना, इसी से हमारा देश आगे बढ़ने की बजाय और तबाह हो जाएगा। अगर ऐसी कुछ चीजें करनी होती है, व्हाट आई बिलीव कि ये चीजें दिमाग से थोड़ा सा अलग तरीके से की जाती हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल 370 हटाना, वो किस तरीके से, तो कुछ चीजें होती है वो अलग तरीके से होती है। इसी तरीके से अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं आपको, कि अभी एक साधु के ऊपर हमला हुआ है, तो साधु के ऊपर हमला हुआ है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं कि वो उन किसी के ऊपर इनाम भी रखा था कि उनको मारने के लिए फतवा जारी किया गया था या फिर उस पे बैट लगाई गई थी। वो जो इंसिडेंट है उसके बारे में आप कुछ बताइए सर, क्या आपके विचार है? देखो, मैंने भी वो खबर देखी है, दुख है मुझे इस बात का
कि एक साधु के ऊपर इस तरह से हमला हुआ। जनरली सनातनी जो हैं बहुत शांत मन के होते हैं, विद्वान होते हैं, और इस तरह की हमले की कड़ी निंदा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और मैंने अभी दोपहर को भी यूपी डीजीपी को मेल लिखी थी कि ये चीज़ ज़्यादा प्रवोक हो रही है, तो इस पे जल्दी से जल्दी मेरी आपसे निवेदन है कि इस पे जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी दोषी हो उसको अंदर करा जाए और जनता के सामने आए। क्योंकि जब रिलीजियस चीज़ें होती हैं, धार्मिक चीज़ें होती हैं, तो जो वो है ना उत्तेजना, वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ जिन की बात कर रहे हो आप, मैं भी उनका नाम नहीं लेता, मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं कौन होता हूं किसी से दुश्मनी करने वाले? 130 करोड़ का देश है, सब अपने आपस में मिलके रहें, सब जो उनको सही लगता है वो करें। लेकिन कुछ सवाल दिमाग में जब आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहला सवाल, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ऐसी जगह रहते हैं जहां 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है। आई मीन, ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस मजहब के कुछ लोग सड़क चलते इंसान का पूरी भरी भीड़ में गर्दन काट सकते हैं, और भारत छोड़ दीजिए, भारत में तो चलता है वाला हिसाब है हमारा, लेकिन फ्रांस में या और जगह उनको दीवार कूद के आने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी रात को। 400 लोग इकट्ठे हो जाएं तो आपके तो 200 नहीं इकट्ठे होंगे, मैं लिख के रहा हूं आपको। फिर जिनकी हम बात कर रहे हैं, और मेरे पास ये तथ्य नहीं है, मेरे को कुछ लोगों ने बताया है, लेकिन मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आप उसी एरिया में 2 स्कूल चलाते हैं जिसमें 40% आबादी बच्चों की मुस्लिम है? तो ये जो प्रश्न खड़े होते हैं, तो दिमाग सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या कोई दीवार फांद के आएगा साधु को मारने? तो और इसके वो पीछे भी अच्छा, षड्यंत्र है। और कमाल की बात, अब यहां तथ्य देखिए आप। अश्विनी जी का प्रोटेस्ट था लॉ के रिलेट, जो उन्होंने कहा था कि हम कानून, जो ब्रिटिश कानून है उनके अगेंस्ट कर रहे हैं। 1800 कानून भारत सरकार खत्म कर चुकी है ब्रिटिश एरा के, तो प्रोटेस्ट किस बात का है? और ये तो मोदी और सारे उनके लोग वचनबद्ध हैं कि हम ब्रिटिश एरा के जो इररिलेवेंट कानून हैं, जो लॉज हैं, उनको हम खत्म करेंगे, जिसमें से 1800 के लगभग 1700 या 1800 के कानून खत्म कर चुके हैं वो। अब कानून है यार, कोई बच्चों के स्कूल की एबीसीडी की बुक तो है नहीं कि आपने बदल दी। तो कानून में जब सारा प्रदर्शन, जब सारा गैदरिंग जंतर मंतर पे कानून के हिसाब से चल रही थी, कानून का सब्जेक्ट था, तो ये महात्मा कैसे आए? इनमें से कोई भी चीज धार्मिक नहीं थी। भाई, अश्विनी भाई ने जो लिस्ट 8-9 सब्जेक्ट की बनाई, उसमें धर्म था क्या? तो साधु जी क्यों आए? और फिर उन साधु जी को उस आश्रम में ही क्यों रखा गया? प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे, रह रहे हैं वो डासना पे। मेरे घर से डासना 20 किलोमीटर है, दिल्ली से तो 40 हो गया, 40-50 हो गया। फिर जब पहला इवेंट हुआ था बंगाल इलेक्शन से पहले,
तो बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया था। हमारे मित्र कपिल मिश्रा ने भी पैसे इकट्ठे करे थे और डोनेशन करा था। मेरे ख्याल, मुझे आइडिया नहीं है, शायद कुछ लाख या 1 करोड़ के आसपास करा था, लेकिन कई करोड़ रुपए आ गए थे, ऐसा मुझे बताया गया है। और ये बोल के बताया गया है कि उससे सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। तो क्या मंदिर में फेंसिंग हुई? 4-5 महीने निकल गए। आपने वॉकी टॉकी खरीदे कुछ लाख रुपए के, मतलब फोटो भी है मेरे पास उन वॉकी टॉकी की। अच्छा। आपने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पैसे मांगे, लगे? वॉकी टॉकी कहां गए? जो फंड इकट्ठा करा था फेंसिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वो कहां गया? और जो क्योंकि ये घटना होने के बाद मेरे अपने लोग मंदिर गए आज, जो प्राइमा फेसा हम लोग कलेक्ट करते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये इनसाइडर जॉब है, ये केवल प्राइमा फेसा है। मैं ये नहीं कह रहा, ये कंक्लूजन है। मेरे से अच्छे लोग पुलिस में हैं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही इन्वेस्टिगेशन होगा और उनके रिपोर्ट आने तक इंतजार कीजिए। लेकिन दूर से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब हम फरवरी से लेके अभी तक के कलेक्ट करते हैं, जो पॉइंट है, जब डॉट कलेक्ट करते हैं, तो डॉट ये हो, जो पिक्चर सामने उभरती है कि ये सारा ड्रामा है। भाई, राजनीति के लिए 4-5 लोग मर जाएंगे तो हमारे देश में तो महान कार्य कब से चल रहा है। राजनीति के लिए कितने लोगों की आहुति ले ली जाती है और दे दी जाती है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं किसी को एक्यूज नहीं कर रहा, मैं केवल सर्कमस्टेंशियल तथ्यों के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं कि उन महात्मा को इतनी दूर रखने का क्या मतलब था। दूसरा सवाल, जब अश्विनी जी का पूरा कार्यक्रम लॉ के लिए था, लॉ बेस्ड था, तो उसमें धार्मिक इंसानों का क्या रोल था? और पिछले इतने महीनों में हम आप जैसे मामूली लोगों ने पैसे देके, चंदा देके डोनेशन दिया, तो वो डोनेशन अभी तक सिक्योरिटी के लिए खर्च क्यों नहीं किया गया? जो वॉकी टॉकी आए वो काय के लिए आए थे? राइट राइट राइट। तो देखो संदीप, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग या जो तथाकथित हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब हिस्टोरियन है और सुबह सुबह क्रिटिसाइज करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे फॉलोअर बेस है उनके, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, बड़ी अच्छी बात है। भगवान करे आपके और फॉलोअर बेस बढ़े, और फॉलोअर बेस बढ़ेंगे तो नेचुरल है, अगर आपने चैनल मोनेटाइज करा है तो आपको पैसे भी आते हैं, मुझे उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी मेहनत है, आपकी किस्मत है, आप उससे कमाइए, क्योंकि एक अच्छा चैनल चलाने के लिए आपको एक टीम रखनी पड़ती है, टीम का भी खर्चा होता है, वो भी खर्चा कहीं से निकलेगा, मुझे उससे भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि आप लोगों को भड़काते, आप भड़काओ मत, आप तथ्यों पे बात करो। सभी लोग मेरे लिए आदरणीय हैं और रहेंगे, चाहे वो मुझे पसंद करें या ना करें, वो अलग बात है, वो उनका सोच है, मेरी सोच नहीं है, एक सनातनी सोच नहीं है। लेकिन भाई, पैसे ना कमाना तो मेरी अपने लिए एक, मेरा अपनी सोच है ना कि मैं नहीं कमाता, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आप मत कमाओ। भाई कमाइए आप, लेकिन किस आधार पे? अगर आप मेरे देश और सनातन के बीच में आओगे
जैसे कि गौरव आर्या से मैंने वो 4 चीजें सीखी, ये 2 चीजें मेरी हैं। अगर आप मेरे देश या सनातन के बीच में आओगे तो मैं आपका सिर फोड़ दूंगा और मैं फिर किसी को नहीं बख्शूंगा। तो आप अपने चैनल पे, भाई आप हिंदू हैं, अगर आप मानते हैं आप हिंदू हैं, तो आप अपने चैनल पे सनातन को आगे बढ़ाइए, आप अपने चैनल पे राष्ट्र को आगे बढ़ाइए, आप अपने चैनल पे युवाओं को इंस्पायर कीजिए, आप अपने चैनल पे युवाओं को मोटिवेट कीजिए, आप उनके कैरियर की बात कीजिए, आप स्टार्टअप्स की बात कीजिए। आपका योगदान क्या है यार? आपका योगदान हिंदू मुस्लिम है क्या? और 25 करोड़ मुसलमानों के आप लाइन में खड़ा करके गोली मारोगे क्या? टोपी मैं नहीं पहनता, मैं तिलकधारी हूं, लेकिन टोपी पहनने वाले की मजाक मैं नहीं बना सकता। लेकिन हाँ संदीप, अगर आप टोपी पहनोगे तो आपकी मजाक बनाऊंगा मैं। लेकिन जिसके मजहब में टोपी है और वो अगर टोपी पहनता है तो मैं उसकी मजाक कैसे बना लूं यार? मैं भी तो तिलकधारी हूं। राहुल गांधी की आप मजाक बनाओ, तिलक भी लगा हुआ है, मस्जिद में जा रहे हैं, टोपी भी गायब है, वो साफा पहन लिया, मतलब कॉकटेल बना के पहुंच गए कश्मीर में। तिलक यार या तो तिलक के ऊपर मोदी टोपी। से कुछ सीख लो यार, या तो हिंदू रहो या मुसलमान। कश्मीर में मैं भी गया हूं उसी मस्जिद में, मैं भी गया हूं, वो जो सूफी की दरगाह है, मेरे को नाम नहीं याद रह गया, वो लकड़ी की है, उसको जला दिया गया था, लेकिन मैंने तो टोपी नहीं पहनी। और मैं खीर भवानी मंदिर से निकल के वहां पर पहुंचा था, मेरे तिलक लगा हुआ था, मुझे किसी ने नहीं रोका। और बल्कि रोकने की तो बात छोड़ो, मेरे साथ 4 बंधु ऐसे थे हमारे कश्मीरी मुसलमान जिन्होंने खीर भवानी में खड़े होके हाथ जोड़ के आरती भी करी है। और आरती नहीं, मैंने उनसे 200-200 रुपए डोनेशन भी उसके मंदिर में डलवा दिए। मैंने कहा सब निकालो 200-200 रुपए, डोनेट करो मंदिर को। तो देखो, उत्तेजित करना लोगों को बहुत आसान होता है, लेकिन समझाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा रोल बहुत छोटा है, मैं बहुत मामूली इंसान हूं, लेकिन मेरा ध्येय कभी लड़वाने के लिए नहीं है। मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ध्येय हमेशा एक है कि मेरा राष्ट्र मजबूत हो, संपन्न हो और मेरा सनातन आगे बढ़े, मेरे सनातन पे मेरी युवा गर्व करे। अभी मैं देख रहा था, कुछ 1 घंटे पहले की बात है, विवेक अग्निहोत्री जी का एक ट्वीट मैंने पढ़ा, मेटाफिजिक्स, गीता इज मेटाफिजिक्स। क्या है मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स की डेफिनेशन पता है किसी को? मेटाफिजिक्स कहते हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, रेफरिंग टू एन आइडिया, डॉक्ट्रिन और पोस्टेड रियलिटी आउटसाइड ऑफ ह्यूमन सेंस परसेप्शन। मतलब आप तो ये कह रहे हो कि गीता रियलिटी है ही नहीं? अबे गीता पढ़ी है क्या? ये लोग जो है ना, जो ना गीता पढ़ी है, ना रामायण पढ़ी है, ना महाभारत पढ़ी है, ना किसी बड़े महात्मा से ज्ञान लिया है, ना किसी गुरु से ज्ञान लिया है, कहीं से मेटाफिजिक्स पढ़ा, छाप दिया। आप, अगर आपके फॉलोअर्स हैं और अच्छे फॉलोअर्स हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो बात करें वो सही करें, वरना मत बोलिए। हर चीज पे कमेंट करना जरूरी नहीं होता है। सर आपके ओपिनियन में, सिंस यू ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि मिले जुले कमेंट्स भी आते हैं कई बार, तो मेरा भी एक प्रश्न है आपसे कि व्हाट डू यू थिंक कि ठीक है, कुछ लोग हैं जो साधु लोग भी हैं, वो अपने हिसाब से कहीं पे भी जाते हैं बात करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब चैनल पे भी धार्मिक बातें करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, कुछ लोग लोगों को कहते हैं कि हिंदू बस आगे बढ़ो और उनके पास से ये मत लो वो मत लो, वो चीजें भी हमने सुनी है। What your thinking is, आप ये कह रहे हो कि अच्छे से पेश करो, but if you have to do it, if you have your own channel, you talking about Hinduism, या फिर हिंदुओं को इकट्ठा करना है, आप किस तरीके से उसको पेश करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे?
देखो, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं प्रोवोक करने में विश्वास नहीं करता। ना मैं ये मानता हूँ कि मुझे कुरान या कोई भी और बाइबल या कुछ पढ़ने की ज़रूरत है आपको सनातन समझाने के लिए। ये सनातन खतरे में ये समझाने के लिए। 800 साल के इन्वेजन के बाद भी सनातन है और आगे भी रहेगा। ठीक है? मुझे किसी को प्रोवोक करने की, उत्तेजित करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो काम करने का तरीका है, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखा हो, मैं उनको ये समझाता हूँ कि सनातन का आपके जीवन में क्या रोल है। महत्व। जैसे एक मित्र हैं, आदरणीय हैं, बहुत आदरणीय हैं। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि गौरव मेरे को संस्कृत का श्लोक सुना के दिखा दें। अरे मैंने कब कहा कि मुझे संस्कृत आती है? ये तो मेरी बचपन की गलती है कि मैंने 8th क्लास में संस्कृत छोड़ दी थी। और आज मैं महसूस करता हूं कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा गलत निर्णय, या मैं कहूं अपने माता पिता के साथ गलत निर्णय वो ही लिया कि संस्कृत मैंने नहीं पढ़ी, मुझे पढ़नी चाहिए थी। लेकिन संस्कृत जानना जरूरी नहीं है। संस्कृत का श्लोक का अर्थ और या हिंदी ट्रांसलेशन तो अवेलेबल है ना गीता में। आप वो हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो देखिए, आप अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। उदाहरण के तौर पे, जब हम महाभारत में गीता की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं कुरुक्षेत्र में, तो जो आपका मानना है, जो मेरे माता पिता का मानना था, जो आज से 10 दिन पहले या 1 साल पहले मेरा मानना था कि गीता में कर्म की बात करी गई। यही मानना है ना हम सबका। और ये बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा जो प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा, मैंने ये पूछा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश युद्ध के बीच मैदान में ही क्यों देना पड़ा? अर्जुन को कैंप में भी दे सकते थे। अर्जुन के क्या 4 और भाई इतने निकम्मे थे कि वो नहीं समझ सकते थे कर्म को? धर्म की अगर हम बात करें तो युधिष्ठिर तो धर्माचार्य हैं। लेकिन वहां मेरे दिमाग में एक चीज आई, जो मैं जब कॉर्पोरेट लाइफ देखता हूं, जो मेरे पास कॉर्पोरेट क्वेश्चंस आते हैं, जो जिनको मैं पढ़ाता हूं, समझाता हूं ऑनलाइन क्लासेस में यूएस में, कि हम कभी कोई चीज इसलिए नहीं कर पाते, चाहे वो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन हो या डील निगोशिएशन हो या कुछ और हो, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है। तो क्या गीता का एक तरह से ये सार भी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में जो गीता उपदेश दिया कृष्ण अर्जुन को, वो एक तरह से उसके मन में से भय निकालना था। और भय केवल लड़ाई का नहीं होता है, खोने का भय होता है, इमोशनल भय होता है, अपने रिश्तेदार क्लोज लोगों का नुकसान का भय होता है, डील खोने का भय होता है, नौकरी खोने का भय होता है। भय के भी बहुत प्रकार होते हैं। आप भी अपने घर में ज्यादा खुल के नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको भय होता है बीवी बेलन लेके पीछे दौड़ेगी। तो देखो, भय के बहुत प्रकार होते हैं। अगर मैंने इसीलिए कहा, अगर अपने जीवन में से भय निकाल दो तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब मोदी जी इसरो के चेयरमैन को गले लगाते हैं जब चंद्रयान फेल होता है, तो उसका अर्थ क्या है? हाँ बेटा बहुत अच्छा करा, आगे फिर फेल करो, हम फिर तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे? नहीं, उसका उद्देश्य यह था, उन्होंने भय निकाला था कि मैं साथ खड़ा हूं, ये राष्ट्र आपके साथ खड़ा है, जो हुआ उसको भूल जाओ, गलती हो गई, क्यों हुई, इन्वेस्टिगेट करो, अपने मन से भय निकाल दो, भय मुक्त होके आगे के लिए काम करो। अब मेरे को आप एक बात बताओ, ये पढ़ाना लोगों को जरूरी है या और किताबें मजहब की पढ़ा के और मजहबों की पढ़ा के आपके अंदर डर डालना कि दूसरा मजहब कितना ब्रूटल है
वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। क्या चीज ज्यादा प्रोडक्टिव होगी? आई थिंक इवन अगर जैसे हिंदू धर्म का लें, अगर हम हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के लिए बोलते भी हैं, बट हमारे हिंदू किताबों में तो ये लिखा ही नहीं है कि हाँ भैया तुम दूसरे मजहब के लोगों को मारो। इवन इफ somebody is promoting this to read your religious book, I think there is nothing wrong with it as long as they do not provoke, right? और हमारी संदीप हिंदू किताबों में तो है ही संदीप, नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ जी। हमारे सबके परिवार में किसी ना किसी प्रियजन की कभी ना कभी मृत्यु तो जरूर हुई है। मैंने भी अपने पिताजी को 2 साल पहले खोया है। मेरी पत्नी ने अपने पिताजी को खोया है, और कोरोना काल में 15 ऐसे लोग थे जिनको मैंने खोया है, जो मेरे कजिन्स थे, या रिश्ते में थे, या मेरे पुराने टीचर थे, मेरे स्कूल के टीचर थे, बहुत क्लोज थे मेरी फैमिली। बड़े बुजुर्ग जब किसी की यहाँ मृत्यु होती है तो ये बताते हैं कि गीता पाठ करो। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? वो आपके मन में से भय निकालते हैं, जो इमोशनल अटैचमेंट है। भाई इमोशनल अटैचमेंट तभी होता है ना जब भय हो अंदर, खोने का डर और खोने से दुख, यही चीजें तो हटाने के लिए बोला जाता है कि गीता का पाठ करो, लेकिन ये चीज किसी ने समझा ही नहीं। तो मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं कोई विद्वान नहीं हूं सनातन का, मेरे को पे कोई अथॉरिटी नहीं है सनातन की। मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ता हूं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी मैनेजमेंट, अपना जितना मेरा प्रोफेशनल वर्क है आईटी में या किसी और में, वो चीज अच्छे से करूं, उसके लिए मैं गीता पढ़ता हूं, उसके लिए मैं रामायण पढ़ता हूं, और मैं अपने परिवार को समझाता हूं। उसके बाद कुछ निचोड़ बचता है जो मुझे लगता है कि जो मेरा एक एक्सटेंडेड परिवार है मेरे टेलीग्राम चैनल पे 35,000 लोगों का, मैं उनको भी बताऊं। सही है गलत है ये वो जाने, लेकिन मेरी सोच है जो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। मैंने तो कभी दावा नहीं करा कि मैं सनातन का बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, पंडित हूं, संस्कृत का विद्वान हूं। भैया मुझे नहीं आती है, मेरे को हिंदी इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, हिंदी लिखने में बुरा हाल है, ट्रांसलेशन कर करके इंग्लिश लिख के हिंदी का ट्रांसलेशन करके छापता हूं, एक पैराग्राफ लिखने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। मैं किसी चीज का विद्वान नहीं हूं, मैं केवल एक चीज का विद्वान हूं, कॉमन सेंस का। राइट, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट सर। अच्छा, अभी हमने 2 अलग अलग टॉपिक से ऊपर बात कर ली, बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया था कि ये इसका यूपी इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ और थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं? ये जो अभी हुआ है यहाँ पे 8 अगस्त को, कितना प्रभाव पड़ने वाला है इसका? संदीप, शुद्ध भाषा में बोले तो मैंने ये चीज 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के समझाई थी कि 2019 राहुल गांधी का चुनाव है, 2022 यूपी इलेक्शन प्रियंका गांधी का चुनाव है, और 2024 यूपी इलेक्शन पे डिपेंडेंट है। और इसका मुख्य ध्येय दलित को कंसोलिडेट, मुस्लिम को कंसोलिडेट और हिंदू को कंफ्यूज करना है। तो जो 8 अगस्त को हुआ और जो डासना में होता रहता है, आप देखिए इसमें केवल हिंदुओं को कंफ्यूज करना है। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। याद है ना वो डायलॉग? तो वो शोले वाला वही डायलॉग है, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। पीछे कौन बचेगा? कोई नहीं, क्योंकि आधे उधर चले जाएंगे, आधे उधर चले जाएंगे। ऊपर से आप देख लीजिए अखिलेश यादव को, आजकल वो हर मंदिर में दूध चढ़ा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और मूर्तियां गिफ्ट में ले रहे हैं। तो आजकल वो सनातनी बन गए, सीजनल सनातनी बन गए।
आजकल वो कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के मैं पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ। उनके अब्बा जान ने हजारों कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी और अंतिम संस्कार भी नहीं करा था। या तो लाशें गाड़ दी गई थी या सरयू में उस लाशों में सैंडबैग बांध के सरयू नदी में डाल दिया गया था। ये बात करेंगे सनातन की। तो देखो, जैसा मैंने हमेशा कहा है, 2022 का यूपी का चुनाव महाभारत है। भाजपा चुनाव लड़ेगी गवर्नेंस पे, 5 साल के काम पे और अगले 5 साल के प्लान पे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। और जब कोई इंसान सर्वाइवल के लिए लड़ता है तो वो रूल्स नहीं देख के लड़ता है। वो जितना नीचे जा सकता है धरातल में उतना नीचे चला जाएगा। और जो आप देख रहे हो कंफ्यूज हिंदू को करने का, ये सबसे गंदा ट्रिक है, लेकिन सबसे श्योर शॉर्ट ट्रिक भी है, क्योंकि हिंदू हमेशा से कंफ्यूज है। और हिंदू इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि हम हर चीज चलता है कि करते हैं। अभी मैंने आपको विवेक अग्निहोत्री जी का एग्जाम्पल दिया, जिनके ट्वीट पे मैंने पूरा व्याख्यान लिख के टेलीग्राम चैनल में छापा है। मेरे नीचे उसमें कमेंट हैं, अरे सर चलता है। तो ये जो चलता है ना, यही हिंदुओं की प्रॉब्लम है। देखो, मैंने कभी नहीं कहा मैं मंदिर मस्जिद पे नहीं लड़ने वाला। जो सही बात है वो बात करता हूं। अगर 80 करोड़ हिंदू इस देश में है तो मेरा यह मानना है कि 80 करोड़ मंदिर हैं, क्योंकि मेरे लिए हर हिंदू एक मंदिर है। और मैं इसलिए हर हिंदू को मंदिर मानता हूं क्योंकि शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि भगवान तुम्हारे अंदर रहते हैं। तो अगर भगवान मेरे अंदर रहते हैं तो मैं मंदिर ही हुआ ना, आप भी मंदिर ही हुए ना। तो भारत में 80 करोड़ मंदिर हैं। हाँ, क्योंकि हम मानव हैं, हमें ध्यान के लिए कुछ चाहिए सामने, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। रामायण काल में, महाभारत काल में मंदिर तो नहीं थे, और थे तो एक आध थे जो बहुत एस्टैब्लिश मंदिर थे। ये तो नहीं था हर नुक्कड़ पे मंदिर बना दिया गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति, हर हिंदू एक मंदिर है, और उस मंदिर और ऐसी सोच ही इस देश को आगे लेके जा सकती है। बिल्कुल। तो अभी सर मंदिर की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का इलेक्शंस में क्या रोल होने वाला है? संदीप, राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है। मैंने बहुत पहले भी लिखा था, राम मंदिर मंदिर नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एपिसेंटर है। सनातन का स्थापना, पुनर्स्थापना राम मंदिर से शुरू होती है। और कांग्रेस इसलिए भी घबराई हुई है कि 2023 में मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। मंदिर में दर्शन शुरू हो गए तो कांग्रेस को भगवान भी नहीं बचा सकते 2024 में। इसीलिए उनके लिए यूपी इलेक्शन महाभारत है। क्योंकि अगर योगी जी फिर से आ गए, या यूं कहें अगर भाजपा फिर से आ गई, तो 2024 गया। बिल्कुल। इसलिए जितना हिंदुओं को आपस में लड़वा सकते हो, कंफ्यूज कर सकते हो। अब जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे सकता हूं। एक दो यूट्यूब चैनल में, बड़े चैनल है, वहां की फंडिंग जो ट्रेस हुई है वो कश्मीर से हुई है। अच्छा। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरी बात छोड़ दीजिए, हम लोग तो आम इंसान है, बहुत छोटे इंसान है, लेकिन एजेंसियों की नजर ऐसे लोगों पे है कि आप क्या कंटेंट डाल रहे हो, कितनी आपकी कमाई है, कहां से आपकी फंडिंग आ रही है, कौन कौन आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप निश्चित रहिए, बहुत लोगों की
बहुत लोगों की कब्रें खुदने वाली हैं अगर वो नहीं सुधरे तो। आपको भारत है, पूर्ण आजादी, आप जो चाहिए कीजिए, लेकिन राम मंदिर, अच्छा इसीलिए, इसी कारण अभी आपने अगर पढ़ा हो तो राम मंदिर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी श्रद्धालु वहां जाके निर्माण कार्य देख सकता है, एज ए लाइक अ विजिटर गैलरी कह लें या पवेलियन कह लें, ठीक है ना। आप दूर से एक ब्रिज बनाया जाएगा या रास्ता बनाया जाएगा, मुझे नहीं पता, पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि श्रद्धालु वहां जाके राम मंदिर का निर्माण देख सके। वेरी नाइस। ये न्यूज अपने आप में बड़ी छोटी है, लेकिन यही न्यूज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नींद उड़ा चुकी है। क्योंकि एक बार श्रद्धालु राम मंदिर में आने लगे, किसी भी रूप में, निर्माण देखने के लिए, मंदिर देखने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए, तो इन अधर्मी लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। प्रभु श्री राम भी नहीं बचा सकते इन अधर्मियों को, चाहे इन्होंने जीवन में वैसे तो कोई अच्छे काम किए नहीं है, लेकिन अगर कोई एक आध अच्छा काम भी किया है पुण्य वाला, तब भी कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। अच्छा, यूट्यूबर की अभी बात कर रहे थे, कुछ लोग बाहर बैठ के भी, सबको ही पता है, कोई राठी करके है, वो उनको वैसे फंडिंग की जाती है, और यहाँ पे आपने खुद ही अभी बता दिया कि कुछ लोग वैसे भी जिनकी जम्मू से भी फंडिंग हो रही है। तो ये जो ऐसे तत्व हैं, जम्मू नहीं, कश्मीर, सॉरी कश्मीर, श्रीनगर, पर्टिकुलरली कश्मीर नहीं, से, ओके। श्रीनगर, जम्मू, श्रीनगर और कश्मीर, तीनों में फर्क है। पर्टिकुलरली वहीं श्रीनगर से फंडिंग हो रही है। तो अच्छा, ऐसा भी तो हो रहा है सर कि कुछ जो देश के साथ चलते हैं, देश के बारे में वीडियोस बनाते हैं या देश की बातें करते हैं, उनके वीडियोस को इतने लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये जो YouTube है, इसके पीछे भी किसी का हाथ चल रहा है क्या? ऐसी क्या चीजें हो रही हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने देखे जो नेशनल चैनल्स हैं। संदीप, नेगेटिव न्यूज सबसे ज्यादा बिकती है। मैंने कभी ये नहीं कहा लोगों से कि मेरा चैनल फॉलो करो, जबकि आज से नहीं है, मेरा चैनल बहुत पुराना है, ठीक है। मैं रेयरली उस पर कभी वीडियो डाल देता हूँ तो डाल देता हूँ, जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो कल शाम को आपका डाउनलोड करके उस पर डाल दूंगा, ताकि अगर कोई यहाँ नहीं देख रहा है तो वहां देख ले, क्योंकि हमें हमें लोगों को सही बातें पहुंचानी है, हमें इससे मतलब नहीं है हमारे फॉलोअर कितने हैं। अवेयरनेस, ये तो अगर आप सरकार के अगेंस्ट जाते हो या सरकार को क्रिटिसाइज करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें डेमोक्रेसी में अलाउड है, क्रिटिसिज्म करो, लेकिन सोल्यूशन के साथ करो। जो इस व्यक्ति का आपने नाम लिया, ये तथ्य के आधार पे करे ना, मुझे कोई इतराज नहीं है, भगवान करे आपका चैनल और बड़ा हो, लेकिन आप तथ्यों के आधार पे करो ना। एज ए इंडिविजुअल, एज ए भारतीय, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है या लोगों को भड़का के फॉलोअर बढ़ाना और उससे कमाई करना ही आपका उद्देश्य है? तो मुझे आपत्ति वहां पर है, मुझे आपत्ति आपकी कमाई पे नहीं है भाई। मैं 1 रोटी खाता हूं, आप 10 खाओ, मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा भाई? आपकी एपेटाइट 10 की है, मेरी एपेटाइट 1 की है। एब्सोल्युटली। मैं सोशल मीडिया से कमाई नहीं करता हूं, मेरा सोच भी नहीं है, क्योंकि राम जी की कृपा से मेरे पास है राम जी की कृपा से मेरे पास भगवान ने दिया है, और जो है, जिसकी और जरूरत है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से मैं लेता हूं, उसका मुझे यहां जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भड़का के तो मत करो। जिन साहब का आपने नाम लिया, इनके एक वीडियो में भी तथ्य हैं, डेप्थ है। मैं लोगों को क्या सिखाता हूं? मैं ये सिखाता हूं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करो, गनी पिग मत बनो।
आप तो बॉक्सिंग बैग बन के रह गए हो, कोई भी मुक्का मार के निकल जाए, आप पार्टी कर दोगे, फ्लोट कर दोगे। अपना दिमाग, भगवान ने आपको मानव बनाया है। मानव का मतलब होता है कि आपके अंदर दिमाग है जो खाने, सोने और हगने से ज्यादा भी सोच सकता है। बिल्कुल जानवर और आप में यही तो फर्क है। तो आप अपना दिमाग, मेरे से बहुत लोग कहते हैं किसको फॉलो करें, किसको अनफॉलो करें। मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, मेरा कैरेक्टर नाम लेने का नहीं है। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया है, प्राइवेटली भी नहीं बोलता हूं इसको अनफॉलो करो, उसको फॉलो करो। मैं कौन होता हूं कहने वाला? आप अपना ध्यान रखो। मैंने आपको फंडामेंटल चीजें बताई हैं। तथ्य के आधार पे कोई बात कर रहा है, क्या उसकी बातों में प्रोवोकेशन है? क्या वो जुड़ रहा है या खाई बना रहा है? और ये आपका ध्येय है भैया, 24 घंटे आपके हैं, मेरे नहीं है। आपको अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, आप बढ़ाइए, मुझे नहीं बढ़ाना है। मेरे 3 लाख फॉलोअर थे ट्विटर पे, 3 लोगों को फॉलो करता था मैं, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ इतना है शेयर करने के लिए कि वो ही खत्म नहीं होता है। और नेगेटिव चीजें सुन के अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना, परेशान होना, देश का क्या होगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश बिक जाएगा, ये चीजें मेरे अंदर नहीं आती हैं भाई। भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। मैं कुछ बोलूं ना बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जाने से पहले, सब कुछ छोड़ने से पहले, अगर मैं 100 लोग, 1000 लोगों को सही सोचना सिखा दूं जैसे मैंने सीखा है, तो मेरे ख्याल से मेरे पर जो ऋण है मेरे देश का, वो मैं चुका के चल दूंगा, क्योंकि इसी देश ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, बड़ा का है। जो स्कॉलरशिप्स थी मेरे पास वो भी टैक्स पेयर वाली थी। तो ये तो मेरा नैतिक, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी फैमिली वैल्यूज है कि अगर मैं लाख रुपए स्कॉलरशिप में लिए तो मैं 10 लाख भारत को देके जाऊं। तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता संदीप। मैं अब जैसे आपका चैनल, आपने मेरे को पहले इनवाइट करा, आज भी आपने करा, और हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला। बहुत से उसमें कमेंट हैं, ये क्या फेक चैनल है, ये ऐसा है वैसा है। मैंने एक ही चीज लिखी, क्या आपको मेरी समझ पे या मेरी सोच पे डाउट है? अगर है तो ठीक है आपकी बात, और अगर नहीं है तो ये बेकार की बातें मत करो। मैं कभी नहीं कहता कोई भी चैनल बेकार है, बहुत से चैनल है जहां मैं गया हूं, अब नहीं जाता हूं। लेकिन क्या आज तक मैंने उन चैनलों के बारे में या उन महानुभावों के बारे में या उन आदरणीयों के बारे में कभी मैंने अपशब्द बोला? मुझे बस एक चीज से गुस्सा आती है और नफरत होती है, जब आप देश को बांटो, जब आप खाइयां पैदा करो, और जब आप सनातन को कमजोर करो। वेरी वेल सेड। बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने। और ये जो आपने बात कही है कि कभी किसी को नहीं कहते किसको देखो किसको ना देखो, हम भी यही करते हैं, शायद इसलिए लोगों को थोड़ा सा वो होता है। बट एनीवे, जस्ट लीव दैट ऑन। संदीप, अब मैं देखो, मैंने टीवी न्यूज लगभग 12 साल से नहीं देखी, 11 साल से नहीं देखी। मैंने क्रिकेट, पहला आईपीएल के बाद मैंने आज तक आईपीएल नहीं देखा है, या कोई भी क्रिकेट नहीं देखा है। मैंने फिल्में, शायद मेरी आखिरी फिल्म लगान थी यूएस में, और उसको काफी वक्त हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया। और मेरी रीसेंट फिल्म ताशकंद फाइल थी, और वो भी इसलिए थी कि विवेक अग्निहोत्री का इनविटेशन था प्रीमियर पे आने का। मैं आपको बोल सकता हूं कि, और समझा सकता हूं कि बॉलीवुड क्यों मत देखो, और मीडिया क्यों मत देखो, और क्रिकेट क्यों मत देखो, लेकिन मैं आपकी गर्दन तो नहीं पकड़ सकता ना। अगर आपको लगता है कि आपका एंटरटेनमेंट का जरिया वही है,
तो मैं तो बस घर में बैठ के मुस्कुराऊंगा कि कितने कमजोर इंसान हो कि आपके लिए एंटरटेनमेंट केवल बॉलीवुड और क्रिकेट ही बचा। बिल्कुल। मेरे लिए तो बहुत कुछ है। मेरे लिए अपने बच्चों के साथ खेलना एंटरटेनमेंट है। अपनी बेटियों के साथ व्हाट्सएप चैट करना, जो कॉलेजेस में बैठे हुए हैं उनके साथ मस्ती करना, चैट करना, मेरे लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। कुछ ज्ञान की बातें इधर-उधर पढ़ना या बड़े लोगों को सुनना मुझे अच्छा लगता है। राइट। एक क्वेश्चन है सर स्क्रीन पे। हुँ। How to counter the strategy of dividing Hindus and narrative against central government has been going on since Bengal elections. देखो, इसका इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सिंपल समझाऊँगा। हम्म। फ़ौज में जब लड़ाई होती है, तो कोई सिपाही अपने नेतृत्व पे सवाल नहीं पूछता है। क्यों बोला वहाँ जाओ? क्यों बोला गोली मारो? मैं तो ऐसे जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। वही डॉक्ट्रिन यहाँ फ़ॉलो करो। हम भारत में आज एक बहुत बड़ी अनडिस्क्लोज़्ड लड़ाई लड़ रहे हैं। सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप तो निकल लिए, आपके बच्चों के लिए। इसलिए ज़रूरी है नेतृत्व पे विश्वास रखना। आपको कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सवाल उठाए, आपका नेतृत्व पे विश्वास अडिग होना चाहिए और उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मत सुनिए ऐसे लोगों को। मैं सबके जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मुझे भी पोस्ट करोगे तो अगर आपका सवाल इंटेलिजेंट होगा तो मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज का विश्वास देता हूं ब्लैंक पेपर पे साइन करके, मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता होगा, मैं नहीं जवाब दूंगा। मुझे पता होगा तो मैं ढंग का जवाब दूंगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं गौरव प्रधान बहुत एरोगेंट है। हाँ है, क्योंकि बेवकूफी सहना ह्यूमिलिटी नहीं होती, उसको हम्बलनेस नहीं कहते। एग्जैक्टली। वहां पर मैं साफ बोलता हूं, हम्बलनेस गई तेल लेने। अगर आप मूर्खतापूर्ण बात करोगे तो आपको जवाब जो मिलेगा उसमें एरोगेंस होगी। और एरोगेंस इसलिए नहीं है कि मैं एरोगेंट हूं, एरोगेंस इसलिए है कि आपसे मुझे उम्मीद है अच्छा बनने की, आपसे मुझे उम्मीद है इंटेलिजेंट सवाल पूछने की। लेकिन आप फूड़तापूर्ण बेवकूफी और वाले सवाल पूछोगे तो गुस्सा तो आएगी। बिल्कुल। क्योंकि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी पे तभी गुस्सा आती है जब उसकी उम्मीद होती है। जो मूर्ख विद्यार्थी होता है ना, उस पर शिक्षक गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो बिल्कुल। मेरा एरोगेंस आपको लगता है बड़ी अच्छी बात है, आप सोचिए, लेकिन मूर्खतापूर्ण सवाल पूछोगे तो फिर गुस्सा तो आएगी बेटा। और इसका एक चीज मुझे याद आई है कि एक बार रजत शर्मा ने स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा था, जब राम मंदिर की बात हो रही थी, अपने जो एक अदालत शो करते हैं, तो उसमें किसी ने, दर्शकों में से किसी ने कहा था कि बट हम तो हिंदू है ना, तो सहनशील होना चाहिए। और इस पे भी रजत शर्मा ने भी कहा था तो सहन कर लेना चाहिए। तो इस पे स्वामी सुब्रमण्य स्वामी जी की, मैं इतनी बातों पे विश्वास करता नहीं हूँ, लेकिन एक उन्होंने जवाब अच्छा दिया था, सहनशील होना अच्छी बात है लेकिन दब्बू होना अच्छी बात नहीं है। तो आप सहन कीजिए वो चीजें जो सहन करने लायक है, एज यू सेड, कॉमन सेंस अपनी यूज करके। लेकिन दबू आप जहां पे बनेंगे, जहां पे आप जो अननेसेसरी चीजें भी आप सहते जाएंगे, वो गलत है। मैं वही तो बोल रहा हूं ना। मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा ना कि एब्सोल्युटली। अगर 25 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं तो सहनशीलता है। लेकिन अगर 25 करोड़ में उसमें से 50 लाख आपके सिर पे चढ़ के तांडव करते हैं, तो उठाओ गांडी व शुरू हो जाओ। वहां सहन करने की जरूरत नहीं है। जब उनके 400 लोग आपके मंदिर तोड़ते हैं, तब आपको सहन करने की और छत पे खड़े होकर यूट्यूब बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे आओ, लड़ो। वेरी वेल सेड। लेकिन जबरदस्ती प्रोवोक करना। किसी को प्रवोक करना, नीचे दिखाना, उनका इंसल्ट करना, वो उसको उसको मैं
नहीं मानता। सुब्रमण्यम स्वामी सर ने जो भी बोला वो बहुत सही बोला, बहुत आदरणीय है, बहुत बड़े हैं, बहुत विद्वान है। लेकिन हाँ, मेरे उनसे विरोध हैं, मतभेद हैं कुछ चीजों पे। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि मेरा ध्येय पूरा निस्वार्थ है, तो जहां मुझे स्वार्थ दिखता है उसके तो फिर अगेंस्ट मैं खड़ा ही हुआ हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और है यहाँ पे दयानी जी का। क्या अयोध्या में बनने वाला हिंदुओं का एपिक सेंटर श्री राम मंदिर काशी के बाबा विश्वनाथ के मंदिर जैसा होगा, जहां गैर हिंदू का प्रवेश निषेध होगा? सनातन में कभी भी किसी मजहब को आने से जाने से रोका नहीं गया है। इस चीज को मैं सही नहीं मानता। अब आप बोलेंगे कि भाई वो मांस खाते हैं, वो आते हैं, तो मित्र, आपके भी ऐसे लोग हैं जो मांस खाते हैं, ट्विटर पे फोटो डालते हैं गौ मांस की, और उसके बाद भाषण देते हैं सनातन पे, और स्वामी सर के साथ जुड़ के सनातन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो क्या वो मंदिर नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो यही उतावलापन है, यही उतावलापन है। अगर मंदिर के कुछ नियम हैं जो सब मंदिरों में नहीं होते, कुछ मंदिरों में होते हैं, कुछ आस्था की वजह से होते हैं, ये आस्था का प्रश्न है, ये मंदिर को डिसाइड करने दीजिए। ये यूनिफॉर्म लॉ नहीं हो सकता। तिरुपति में कुछ समुदाय अलाउड नहीं है, सबरीमला टेम्पल के अलग नियम है, उसमें एक उम्र विशेष की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। एक उम्र के बाद और एक उम्र से पहले प्रवेश वर्जित है। तो हर चीज का मतलब अलग है, मंदिर की आस्था, मंदिर का महत्व तो अलग है, वो मंदिर को डिसाइड करने दीजिए। डंडा लेके नियम बनाने की कोशिश मत कीजिए, उसमें आप कभी सफल नहीं होंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उससे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। ओके सर, एक और क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई सो मेनी टॉक अबाउट यू ऑन यूट्यूब विदाउट नेमिंग यू? अरे ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप देखो ना कि गौरव प्रधान एक मामूली सा चैनल अपना ट्विटर, वो टेलीग्राम पे चलाता है, जो कि प्राइवेट चैनल है, ट्विटर पे भी नहीं लिखता, इधर उधर भी नहीं लिखता, और उसको लोग इतना पढ़ते हैं कि उनको नाम नहीं ले सकते वो मेरा, लेकिन बोलते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, क्रिटिसिज्म उसी का होता है जो कुछ काम करता है। जो कुछ काम नहीं करेगा उसका क्रिटिसिज्म कौन करेगा? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। वही बदनाम है। तो देखो, जब आप कुछ अच्छा काम करते, देखो जब अच्छा काम करते हो तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, जब आप बहुत अच्छा काम करते हो तो लोग आपके आलोचक भी होते हैं। तो इससे तो ये साबित होता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। और ऐसे लोगों से कोई भी मतभेद मत रखो, वो भी सम्माननीय है, जो कर रहे हैं अपनी समझ सोच से कर रहे हैं। सबकी सोच अलग होती है, शायद मुझे बदनाम करना उनकी सोच है, उनसे उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम मैं किसी के काम तो आ रहा हूं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, एक क्वेश्चन और था। ताहिर हुसैन के बारे में किसी ने पूछा था कि ताहिर हुसैन ने जो दिल्ली में किया था, ये वीना जी का क्वेश्चन था, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखो, ताहिर हुसैन जो कर रहा है उसको गाजर तो आपने ही दी है ना भाई। यही तो इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। वो तो बैठे हैं कि आप गलती करो, हम समेटें। ताहिर हुसैन ने जो भी दिल्ली में किया वो आपकी शय से ही तो किया। क्या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया हिंदू फॉलो नहीं करते? मेरे ख्याल से वो क्रिश्चियन है शायद, जैसे लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप में ही से लोग हैं ना भाई। कपिल मिश्रा भी थे तो आम आदमी पार्टी में, भाजपा में तो नहीं थे ना तब। वो भी तो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते थे। कुमार विश्वास भी तो सपोर्ट करता था।
तो देखो, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप अपने नेतृत्व के पीछे संगठित नहीं होंगे, मुझे आप एक चीज थोड़ी सी एक मतलब हिंट भी दे दो। अगर मोदी, योगी और अमित शाह को हटा दो, तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाओ? क्या आपको लगता है राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, स्टैलिन, केसीआर, जितने भी ये हैं, क्या ये हिंदुओं के लिए कुछ भी काम करेंगे? सर, अगर मैं हिंदुओं की ना भी बात करूं, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर कोई दिखाई ही नहीं देता। अगर हिंदुओं की बात कर रहे हैं हम, भाई हम भी तो वही कह रहे हैं ना, आप हमें ऑप्शन दो, ठीक है, हम उस ऑप्शन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अरे कुछ नहीं तो 30% ही मोदी का हो, मैं छोड़ दूंगा मोदी को, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बिल्कुल, हम मैं भी यही उनका कहते भक्त बन जाऊंगा, मैं उनको प्रमोट करूंगा, लेकिन दो तो भाई, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी। देखो भाई संदीप, मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई लज्जा की ग्लानि भी नहीं है कि पिछले 7 सालों में राजनीति, स्ट्रैटेजी, चाणक्य नीति, देश कैसे चलाना है, समाज कैसे संगठित रखना है, जियो पॉलिटिक्स कैसे जीतनी है, ये मैंने मोदी जी से सीखा है। मेरी कॉर्पोरेट लाइफ के बाद जो मेरी जीवन है पिछले 6 साल का, उसमें पूर्णतः मैंने मोदी जी से सीखा है, गुरु मानता हूं। एक गुरु और है मेरे, फाइनेंशियल साइड के हैं, लेकिन वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उसी संस्थान से आते हैं जिस संस्थान से अजीत डोभाल आते हैं, जिस संस्थान से मोदी जी और अटल जी भी आए थे। तो अपने गुरुओं को से मैं सीखता हूं, मुझे कोई शर्म की बात नहीं है, मेरी कोई लज्जा की बात नहीं है। अब आप भक्त बोलो, आपकी मर्जी यार, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेहत पे फर्क तब पड़ेगा ना जब मेरा कुछ नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? और जैसे आज किसी ने लिखा, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए गौरव, ये लोग साधु पे हमला कर सकते हैं तो आप पे भी हमला कर सकते हैं। भाई करो ना, एक बार करके देख लो, फिर देखना होगा क्या। क्योंकि तुम सबके काले कच्चे चिट्ठे, वीडियो, फोटो, चैट्स, प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट सारे मैंने क्लाउड में स्टोर करके रखे हैं, जो कि मुझे डेली अपडेट करने पड़ते हैं। मैं भी 28-29 साल आईटी में रहा हूं, कोई मैंने घास नहीं छीली है। जिस दिन मैंने नहीं करा, उस दिन कम से कम 1000 हैंडल पे टैग होके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर अपनी जितनी तुम्हारी बची हुई है ना, वो संभाल लेना। मेरा क्या है यार, एक मिडिल क्लास आम आदमी हूं, चला जाऊंगा, मेरी जगह कोई और आ जाएगा, लेकिन तुम सब बर्बाद हो जाओगे। बैंक अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, किसके पास कितना पैसा है, कौन सा बैंक अकाउंट है, बहुत सारी है। और ये चीजें वो नहीं है जो आपको गूगल में मिलेंगी। ऐसे कम से कम 50 लोगों की लिस्ट है जो अपलोडेड है, इसलिए सोचना भी मत। मैं शांत रहता हूं, सवाल पूछता हूं, इज्जत से पूछता हूं, आदर के साथ पूछता हूं। जवाब देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन बस पंगे मत लेना। सर, आई एम कीप स्माइलिंग ऑन योर आंसर्स, और उसका एक कारण है, यहाँ पे लोग लिख भी रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आपने बोली कि जिसके बारे में बात करते हैं वो करते रहते हैं, या मेरे बारे में भी आपने अपने चैनल पे भी देखा, वहां पे भी लोग लिख रहे थे। दूसरी बात, आप बता रहे हैं कि कोई कुछ भी बोलता रहे ना, हम किसी को मना करते कहाँ पे जाओ कहाँ पे ना जाओ, मतलब सारी चीजें तो मिल रही है।
खैर इन चीजों को मैं यहाँ पे मैं इसीलिए स्माइल कर रहा था, मैं बता रहा था। बट एक चीज जहाँ पे आपने अभी अभी जो बोली भक्त वाली बात, उस पे सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि हमको भक्त बोल के जिसका तुम विरोध करते हो उसको तो तुमने भगवान बना दिया। भक्त किसके होते हैं? भगवान के होते हैं भक्त। तो एक तरीके से इन्होंने खुद ही भगवान बना दिया उनको, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज जो आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आई थिंक नासिक वाला आपका, वहां पे आप गए थे। मोदी जी पाकिस्तान जब गए थे वो इस तरीके से क्यों गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बड़ी अच्छा है वो, यहाँ पे शायद सबने ना सुना हो। देखो, जब मोदी जी पाकिस्तान गए थे तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे आज जो हमारा एक रायता विंग बना हुआ है, वो चालू हो गया था कि ये मोदी तो सेकुलर हो गया, ये तो बोलता था पाकिस्तान को ठोक देंगे और पाकिस्तान में चाय पीने चला गया। तो मैंने उन्हें ये चीज समझाई थी, मैंने कहा 130 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री, आपको लगता है कि हवाई जहाज से नीचे देखा कि नवाज शरीफ के यहाँ चाय चल रही है और वो पायलट को बोला कि हवाई जहाज उतार लो भाई, चाय पीने जाएंगे? इसकी प्लानिंग 3 महीने से 6 महीने पहले हुई थी। और क्यों हुई थी? अगर मोदी नॉर्मल कोर्स में पाकिस्तान विजिट करते, एक हेड ऑफ स्टेट के माध्यम से, जैसे कि सभी राष्ट्र अध्यक्ष भारत आते हैं या भारत के बाहर जाते हैं, तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है जिसमें उस राष्ट्र की जो सबसे सम्माननीय प्लेसेस होती हैं उस पे जाके आपको फूल चढ़ाने होते हैं या सल्यूट करना होता है या चादर चढ़ानी होती है या जो भी करना होता है, और फिर विजिटर बुक में अच्छी अच्छी बातें लिख के आनी पड़ती है। ये शिष्टाचार की बात है, ये प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आए तो वो गांधी जी की मजार पे जाएगा ही जाएगा। अगर मोदी बाहर वहां जाते तो उन्हें जिन्ना की मजार पे जाना पड़ता। सर आप ये इससे आगे बात कहें, ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, जिससे पहले मैंने आपका वो चीज सुनी थी। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे सब लोगों को पता होगा। सब लोग ये सोचते होंगे यहाँ पे आए हैं जैसे इसीलिए चले गए हैं। तो आपने वो प्रोटोकॉल की बात बताई, थैंक यू। तो मोदी जी को जिन्ना की मजार पे जाना पड़ता है, जिन्ना की मजार पे जाके चादर भी चढ़ानी पड़ती, विजिटर बुक में अच्छी अच्छी बातें भी लिखनी पड़ती। यानी आप पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को मान लेते। हम तो मानते ही नहीं है ना, मोदी तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है ना। आप वहां गए, आपने नवाज शरीफ के साथ मीटिंग करी, आप पहले से अगर बताते, और ये किसने ऑर्गेनाइज करी थी? सज्जन जिंदल के माध्यम से ऑर्गेनाइज की गई थी। ये गवर्नमेंट के माध्यम, गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी बैक एंड पे पूरी तरह से। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, रॉ, कैबिनेट मिनिस्ट्री जितनी भी थी सब इन्वॉल्व थी, जो भी एजेंसियां हैं। लेकिन जो ब्रिज था वो सज्जन जिंदल थे, क्योंकि सज्जन जिंदल नवाज शरीफ के बिजनेस पार्टनर भी हैं। और इसीलिए ना कई बार आपको प्राइवेट कंपनियों का भी हेल्प लेनी पड़ती है अपनी डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के लिए। आपने वो चीज ऑर्गेनाइज करी, लेकिन ये सीक्रेट थी, ये आईएसआई को नहीं पता थी, ये पाकिस्तान आर्मी को नहीं पता थी। तो जब आप मिले तो सब शॉक हो गए। तो आपने मीटिंग किसके साथ करी? नवाज शरीफ के साथ करी। आपके साथ थे ज्वाइंट आपके सेक्रेटरी, एनएसए, रॉ के चीफ। नवाज शरीफ के साइड से कोई भी नहीं था। तो आपने जब कोई नहीं था तो क्या डिस्कस करा होगा? भारत ही करा होगा ना। और नवाज शरीफ का पर्सनल बेनिफिट करा होगा। नवाज शरीफ का पर्सनल बेनिफिट क्या था? उसे पता था मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। पाकिस्तान में इलेक्शन हारने के बाद क्या हाल होता है ये सब जानते हैं। यानी उसको हमें रेस्क्यू करके पाकिस्तान से बाहर निकालना था। आज लंदन में बैठे हैं ना, किसकी छत्र छाया में बैठे हैं? रॉ की छत्र छाया में तो बैठे हैं। अच्छा। और अफगानिस्तान का एनएसए नवाज शरीफ से मिलने क्यों गया लंदन में? क्या अथॉरिटी है नवाज शरीफ की आज की डेट में? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो है नहीं, मंत्री भी नहीं है, पाकिस्तान में उन्हें भगोड़ा बोलते हैं।
लेकिन कुछ तो राजनीतिक महत्व है, और यही बीज बोने मोदी जी चाय पीने गए थे। और अचानक इसलिए उतरे थे ताकि हमें वो जिन्ना अंकल की मजार पे ना जाना पड़े, क्योंकि वहां जाते तो इंडोर्समेंट होता। दूसरा, आपने दुनिया को दिखा दिया कि भाई हमारा इतना प्रेम है कि हम रास्ते में से उतर गए, नवाज शरीफ के साथ चाय पी। उस दिन सारे दुनिया के अखबार में मोदी और नवाज शरीफ की फोटो छपी। डिप्लोमेटिक रिटर्न क्या हुआ उसका? कि भारत दोस्ती चाहता है। सारे काम करने के बाद फिर हमने पाकिस्तान को पेलना शुरू करा। सबसे पहले हमने डिमोनेटाइजेशन करके कमर तोड़ दी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के चेले चपाटे जो भारत में बैठे हुए हैं, चाहे वो दरभंगा मॉड्यूल हो, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो भूटान में हो, श्रीलंका में हो, सबकी कमर तोड़ दी डिमोनेटाइजेशन से। टोटल हवाला बंद कर दिए, चाहे वो बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो। कमर टूटी। जब कमर टूटी तो पाकिस्तान की कमाई बंद हुई। जब कमाई बंद हुई तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, देश में दंगे बंद हो गए। उसके बाद आपने उठा के उसे एफएटीएफ में डालवा दिया। एफएटीएफ में भी आपने ग्रे लिस्ट में पढ़वाया, ब्लैक में नहीं पढ़वाया। ब्लैक में अगर पढ़वाते तो दाल रोटी के फाके पड़ते, यानी एक्सोडस इंडिया में होता पाकिस्तान से, तब आप गोली नहीं चला सकते थे। तो आपने ग्रे में रखवाया कि मरो, लेकिन मरो भी मत। रिजल्ट ये है कि 7 सालों में भारत में बम नहीं फटे। जहां हर महीने, हर हफ्ते किसी ट्रेन में, बस में, मंदिर में, मॉल में, फेस्टिवल पे, दिवाली पे, होली पे बम फटते थे। Absolutely. तो आपने नेशन को सिक्योर करा या नहीं करा? तो क्या आपका जो उछल कूद आप मचाते हैं कि मोदी पाकिस्तान चला गया, नवाज शरीफ के साथ मिल गया, ये हुआ वो हुआ, आपकी सोच सही है या नहीं है? बस यही डीप थिंकिंग की बात कर रहा हूं ना। हमेशा मैंने लोगों को सिखाया, कोई भी चीज हो, ये 3-4 सवाल पूछा करो अपने आप से। व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु। आपको अपने जवाब मिलेंगे। ये 500 लोगों को ट्विटर पे फॉलो करने से, फेसबुक पर फॉलो करने से और 50 फालतू के यूट्यूब चैनल फॉलो करने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान भी उतना ही सही है। भाई कंप्यूटर में अगर मेमोरी फुल हो गई है तो वो भी तो रिजेक्ट कर देता है सेव करने से। आप तो ओवरलोड करते चले जा रहे हो अपने आप को। बिल्कुल सही। भाई अगर 1 TB की हार्ड ड्राइव है आपके कंप्यूटर की, तो किसी भी इंजीनियर से पूछोगे वो बोलेगा 900 GB से ज्यादा स्टोर मत करना। खेलने की भी तो जगह होनी चाहिए डेटा को वहां पर। आप 1 TB के ऊपर भी लगातार उस पर लोड कर। तो दोस्तों, ज्यादा जनरल नॉलेज जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस जरूरी है। कॉमन सेंस से सोचने की शक्ति मिलती है। और ये चीज तो कनेक्ट हो रही है ना, जो अभी आप बात कर रहे थे, धर्म की भी बात कर रहे थे हम, तब भी आपने एग्जाम्पल दिया था। तो इसका बहुत सीधा एग्जाम्पल है, बजाय उसकी मोदी जी वहां बैठ के उधर गालियां बकते, अंदर पहुंच के वहां पे चाय पी के फिर बाहर आके फिर वो काम किए। तो चुप रह के भी वो ऐसे काम कर रहे हैं मोदी जी, नहीं तो माइक पकड़ के उनको तो सब सुनेगा। आपने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, पाकिस्तानी लॉबी जो दुनिया भर में है, और पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं, एक झटके में सबको खत्म कर दिया। बिल्कुल, यही तो चाणक्य नीति है, घुस के मारना। हमने घुस के और देखो, मैंने हमेशा सिखाया है, अगर आपको लगता है मोदी बंदूक की भाषा बोलते हैं, गलत। मोदी बिजनेस से मारेंगे, मोदी इकोनॉमी से मारने वाले हैं, मोदी धंधे से जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी लद्दाख गए,
चाइना का नाम नहीं लिया। भैया हमें पता था ट्रंप आगे नहीं जा पाएगा, हम चाइना का नाम लेके अपने लिए प्रॉब्लम क्यों खड़ी क्रिएट करें, जब हमें पता है कि चाइना का पपेट प्रेसिडेंट बनेगा और चाइना पे हमारी बहुत डिपेंडेंसी आज भी है, तो हम क्यों उसका नाम लें अभी? तो ये चीजें शांत मन से सोचने वाली हैं। ये प्रवोक करके जो हमारे आदरणीय लोग हैं, प्रवोक करके अपने अकाउंट्स चलाते हैं, मेरे ख्याल से उनको भी मंथन करना चाहिए, क्या वो ये सही काम कर रहे हैं। मैं उनको गलत सही तो नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा आप भी मंथन कीजिए, विचार कीजिए। राष्ट्र आपका है, आप भी भारत के नागरिक हैं, सीनियर हैं, ठीक है। सबको साथ लेके चलना, राष्ट्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी बात पे सर, अभी आपने बात की चाइना की, आई नो हम थोड़ा सा आज टॉपिक दूसरा था, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा, सिंस वी ऑलरेडी टॉक अबाउट चाइना। तो लोगों के दिमाग में फिर ये भी सवाल आता है, हम नारे तो लगा देते हैं बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइना, लेकिन अपने जो घरेलू चीजें हैं, जिससे आपने बोला था कि उनसे दिए खरीदो, जिनकी वो जो पैसे मिलेंगे उससे उनके घर के दिए जल सके, आपने ये एक एग्जांपल दिया था एक वीडियो में, आई रिमेम्बर। तो अपने घरेलू उत्पादों का जब वहां पे वो चीजें नहीं खरीदेंगे, बायकॉट करेंगे, लेकिन चीजें कहां से आएंगी फिर? देखो संदीप, दो तरह से आप, जो समाज है ना, वो अपने आप में एक पॉलिटिकल पावर होता है। डिप्लोमेसी में आपको क्या लगता है, मोदी के पास इतना वक्त है कि वो दुनिया भर में जाएं और इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं तो उनका बड़ा प्रेम है? ये नहीं, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, कहीं भी हो। सरकार की मजबूरी है, डिपेंडेंसी है, चाहे वो एपीआईज हो मेडिकल के, मेडिसिन के, या और बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसपे हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी है, तो हमें वो इंपोर्ट करने हैं। अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे नहीं पहुंची है, लेकिन हम एज ए नागरिक सॉफ्ट पावर नहीं दिखा सकते। हमारी सॉफ्ट पावर क्या है कि कम से कम हमारे हाथ में जो है वो तो हम ना लें। अगर हम दिए नहीं लेंगे, जो झालर है बिजली की वो नहीं लेंगे, लक्ष्मी गणेश वहां के नहीं लेंगे, राखियां वहां से नहीं लेंगे, तो हम अपने भाई बंधु जो लोकल काम कर रहे हैं उनको मजबूत करेंगे ना। तो हम अपने राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, वो अननेसेसरी इंपोर्ट को छोड़ के। अब सरकार की टॉय पॉलिसी है खिलौनों पे, यूपी में 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करके टॉय पार्क बनाया जा रहा है। उसमें बहुत सारी कंपनियां, मेरे ख्याल, मुझे ठीक से नंबर याद नहीं है, पर काफी कंपनियां आ रही हैं। सरकार ने ये तो नहीं कहा चाइना से मतलब, क्योंकि डिपेंडेंसी है अभी हमारी, लेकिन हम अपना मैन्युफैक्चरिंग खड़ा कर रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मेड इन इंडिया टॉयज ही खरीदें। आपके पास फोन, ठीक है, भारत में फोन नहीं बनते, आज से 1 साल पहले भारत में कोई फोन नहीं था, लेकिन आपसे किसने कहा कि आप अपने फोन फेंक दो? भाई जो आपने ले लिया है वो ठीक है, आगे आप ऑप्शन देख लो। अगर आपको चाइना का फोन नहीं तो कम से कम नोकिया ले लो, वो फिनलैंड का है, एरिक्सन ले लो, कोरिया का एलजी ले लो, भारत में नहीं है कोई बात नहीं। तो ये तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। सवाल हम खड़े कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर की नैतिकता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति कितना सजग हैं, सावधान हैं, और अपने राष्ट्र को कितना सपोर्ट करते हैं। अपने कंफर्ट, देखो जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखो,
जो इंसान अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता है ना, वो कभी सफल नहीं होता है। एब्सोल्युटली। सफल वही इंसान होता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, और जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो उसका एक ही कारण होता है, भय। अगर आपने अपने भय पे विजय पाली तो मैं लिख के देख सकता हूं, आपको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। एग्जैक्ट। बेइज्जती होने का भय, अरे ठीक है करो, मेरी बेइज्जती से क्या फर्क पड़ता है यार, मेरा कौन सा जा रहा है, झोला उठा के निकल लूंगा कहीं पर। मोदी जी हिमालय जाएंगे तो मैं भी कहीं भीमताल नैनीताल पहुंच के चला जाऊंगा, आश्रम है ही वहां पर मेरा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं सर। आई नो कि आज काफी बड़ा सेशन हो गया है, बट इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज ऑलवेज। प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहा है, जो बड़े पोस्ट है उन सब पे अपने रिश्तेदारों को जगह देते हैं, हम सबको बस हरासमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता, हम आगे कैसे बढ़े? अमित शुक्ला जी का कहना। अमित जी, पहली चीज तो आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि प्राइवेट जॉब में रिश्तेदारों को घुसाया जाता है। सरकारी में हो तो मैं मान भी लूं, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस होती है जॉब, चाहे कोई भी हो। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी रिश्तेदार हो चाहे कोई भी। तो इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं। दूसरी चीज, हम जॉब, यही तो मैंने समझाया, हिंदू वर्टिकल ग्रोथ में बिलीव करता है, हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट में मिल जाए, सरकारी में मिल जाए, सरकारी सबसे ज्यादा। हम अपना व्यवसाय कब करेंगे? किसी ने मेरे से पूछा था बिजनेस आइडिया, शायद आप ही के चैनल पे पिछली बार किसी ने पूछा था बिजनेस आइडिया दो। भाई हाँ। मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, हम्म। मैं आपको बिजनेस आइडिया नहीं दे सकता। मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपको शुरू करो तो ये सोच के शुरू मत करना कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूं पैसे कमाने। ये सोच के जाओ कि जो आप करोगे वो सबसे अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे भी कुछ करना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं किस चीज को सबसे अच्छे से कर सकता हूँ, बजाय इसकी कि मुझे कंपटीशन में खड़ा होना, जैसे कि आपने परसों भी कहा था। देखो संदीप, अगर मान लो आपका आपका स्टार्टअप है यूट्यूब चैनल से फॉर एग्जाम्पल, हम्म। राइट। हम्म। अब अगर मैं ये सोच के करूं कि मेरे को यूट्यूब से कितनी कमाई होगी, उस बेसिस पे अगर मैं सब कुछ डिजाइन करूं, तो आप मछली बाजार से ज्यादा कुछ नहीं होगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मेरा चैनल में कंटेंट सबसे अच्छा होगा, तो आप उन्हीं लोगों के पीछे जाओगे जो सही बात करें, तथ्य पे बात करें, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बने। यस। आपको फेम मिलने में देर लगेगी, लेकिन पहले आपको क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, Yep. और उसके बाद आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। Absolutely. तो उत्तेजना भरे वीडियो, उत्तेजना भरे कंटेंट, भड़काऊ कंटेंट कभी मत डालो। मैं और ये सबके लिए कह रहा हूं, जो भी मित्रगण देख रहे हैं जिनके चैनल है, सबके लिए कह रहा हूं, भड़काओ मत लोगों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, भड़काने की जरूरत नहीं है। कंटेंट की क्वालिटी रखो। Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें कही। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक एक सेशन हम चाहते हैं कि 26/11 पे भी हम करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं। काफी मैंने आपके सेशंस देखे भी हैं, और जैसे आपको पता चल रहा होगा मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ उनसे रिलेटेड काफी देखो देखे संदीप, मैं आई एम एज गुड एज समबडी आस्क मी द क्वेश्चन, ठीक है। Yeah. कंटेंट की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने अच्छे सवाल, कितने ग्रिलिंग सवाल पूछ सकते हो। क्योंकि कॉस्मेटिक सवाल तो सब लोग पूछते हैं, और कॉस्मेटिक सवाल में देखो आप जैसा पूछोगे जवाब वैसे ही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। तो आप अगर अच्छे सवाल पूछो, आपके दर्शक अच्छे सवाल पूछे, तो शायद मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को मना नहीं करा है सवाल पूछने के लिए। आप बेधड़क पूछिए, लेकिन सवाल राष्ट्र हित में होने चाहिए, सनातन हित में होने चाहिए, बिल्कुल। और किसी की बदनामी बेइज्जती करने के सवाल नहीं होने चाहिए। कुछ कुछ हैं मित्र ऐसे जिनको लगता है कि किसी को बेइज्जत करना, उनको नाम देना, उनको
ऊट पटांग अपने चैनल पे बोलना, उनकी बहुत तालियां मिलती हैं, तो आपको वो तालियां मुबारक, जैसे आप हैं वैसे ही आपके फॉलोअर हैं। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको कौन देखेगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप क्या पूछोगे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। मैं जो जवाब देना चाहूंगा मैं वही दूंगा, राष्ट्र हित में होगा और सनातन हित में होगा। रहा सवाल इंफॉर्मेशंस का, इनसाइड स्टोरी का, तो जैसे मैंने हमेशा ही इस बात को बोला है कि मुझे अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ नहीं बोलना है। अगर बिल्कुल। हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, तो मैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो चीज कभी नहीं बताऊंगा। बिल्कुल। अच्छा अनिल, हमारे यहाँ साइंटिस्ट जी आते हैं, उनका भी काफी टाइम से पूछ रहे हैं, मैंने मिस कर दिया था। इफ यू डोंट माइंड आंसरिंग लास्ट क्वेश्चन सर, कैन यू प्लीज आस्क व्हाई स्टेट्स आर नॉट गिविंग लैंड टू बिल्ड फैक्ट्री, व्हाट कैन वी डू? Anil ji, I really don't understand. See, every state has a different state policy on land. So probably that is the reason which is affecting the corruption is also a part of it. But if there are good governments like you go to Gujarat, you go to UP, you go to some other places like Telangana, and other places, I think that is not a problem. They will facilitate you. Telangana government is pretty good, Goan government is pretty good, UP of course, UP गुजरात भाजपा की है तो वो कोई इश्यू नहीं है। मध्य प्रदेश में आपको देते हैं, राजस्थान में भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा कमीशन अमीशन होता है वहाँ पर, वही नोट की बीमारी है। तो आप वो जगह देखिए ना जहाँ पर आपको आसानी से मिल जाए, बट देयर इज नो यूनिवर्सल पॉलिसी लैंड के अगेंस्ट। ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट पे डिपेंड करता है, वहाँ की जो सरकार है उस पर डिपेंड करता है। Cool. All right. Thank you so much गौरव जी, फिर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय हिंद। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय श्री राम। बहुत अच्छा सेशन था, फिर से मैं देख सकता हूँ आप लोगों के मैसेजेस भी, और वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और भी जो हिंदू लोग हैं, जो भी, सिर्फ हिंदू ही नहीं, सबके बीच में जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी सिर्फ हिंदू की साइड नहीं ली गई है। ये एक बहुत अच्छा सेशन था जिसमें पर्टिकुलर ये नहीं बोला गया है कि हिंदू ये करे और बाकी लोगों को का बहिष्कार करे, ऐसा कुछ करे। बहुत अच्छा सेशन था। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। मैं देख सकता हूँ कि अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए थे। बाकी आप लोग अगर चाहें तो इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, और आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरव प्रधान सर अब तो आते रहेंगे, अब तो मैंने बस उनको पास बनवा लिया है, टिकट की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो आते रहेंगे, अच्छे अच्छे बहुत सारे टॉपिक है और उनके ऊपर बात करते रहेंगे, और भी हमारे यहाँ और कुछ महानुभाव जुड़ने वाले हैं नेक्स्ट वीक, तो आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, और सबका सम्मान किए, अपने देश के लिए जिए, अपने धर्म के लिए जिए, जो भी आप धर्म अपनाते हैं, बट अपने देश के लिए सबसे पहले। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद, जय भारत।